हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी पिछले 1-1.5 साल के टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सेशन आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यदि आप प्रीलिम्स 2023 में अपीयर होने वाले हैं तो। अब देखिए, यूपीएससी का जो पैटर्न है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। तो ऐसे में यूपीएससी के यदि आप प्रीवियस 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यूपीएससी अब आर्टिकल्स पर भी फोकस करने लगा है। अब आर्टिकल नंबर से यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आर्टिकल के अंतर्गत जो लाइन लिखी होती है ना ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से सीधे सीधे स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आपको ये रिकमेंड भी किया जाता है कि जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ें तो आप अपने साथ बेयर एक्ट रखें, ठीक है, यानी ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन को भी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज में हाईलाइटेड रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां आर्टिकल 142, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका अक्सर यूज किया जाता रहता है। हर साल हर महीने लगभग इसको यूज किया जाता है। अब आर्टिकल 142 एक्चुअल में इस समय क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 142 को यूज करते हुए राजीव गांधी असैसिनेशन केस के कन्विक्ट को अभी रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 142 डिबेट में आ गया। अब यहां आपको यह जानना जरूरी है कि आर्टिकल 142 की एक्चुअल लाइन क्या है हमारे ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 142 में लिखा हुआ है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री, ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी। मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी ऑर्डर को इन्फोर्स करना है या फिर कोई डिक्री पास की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको इन्फोर्स करना है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल का यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आप प्रोविजन को देखेंगे तो यहां हमें दो प्रोविजन देखने को मिलते हैं। एक तो है आर्टिकल 142 का क्लॉज 1। क्लॉज 1 में यह बात की गई है कि यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कभी भी कंप्लीट जस्टिस करने की आवश्यकता होती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 को यूज किया जा सकता है। बट सर, क्वेश्चन मार्क इस बात पर बनता है कि ये कंप्लीट जस्टिस एक्चुअल में है क्या, इसका मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यह भी ध्यान रखनी है कि कंप्लीट जस्टिस को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। इस तरीके के स्टेटमेंट यूपीएससी में अक्सर आ जाते हैं। ओके, तो अब कंप्लीट जस्टिस जब कहीं पर डिफाइन ही नहीं है तो आप इसका एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि सर आर्टिकल 142 को बहुत वाइडली यूज किया जा सकता है, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं आप। कहीं भी आप बोलेंगे कि इनकम्प्लीट जस्टिस है, हम आर्टिकल 142 को यूज करके इस जस्टिस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मिसयूज की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 142 के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 3 पावर्स दी गई हैं। पहला, यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना चाहता है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस चाहता है, तो ऐसे में भी आर्टिकल 142 को यूज करते हुए ऑर्डर पास किया जा सकता है। या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कभी किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है तो भी यहां आर्टिकल 142 को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कंटेम्प्ट का मामला है, मतलब किसी व्यक्ति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट कर दी है, अवमानना कर दी है, जिसका मतलब होता है कि लाइक आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज कर दिया हो, या फिर जजेस को पर्टिकुलरली आपने टारगेट करके कुछ लिख दिया हो सोशल मीडिया पर, या फिर न्यूज में कुछ आपने उनके बारे में लिख दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में इस कंटेम्प्ट के मामले का इन्वेस्टिगेशन करना और इस पर पनिशमेंट का डिसीजन लेना, इन सारे मामलों में भी आर्टिकल 142 को यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यदि ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 दिया ही क्यों जा रहा है, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई 142 को यूज करने की। देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये आ जाता है कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यदि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 ना होता तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन डिसीजन को इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती, एग्जीक्यूटिव पर आती, या फिर पार्लियामेंट के ऊपर आती, पार्लियामेंट लॉज बनाती उसके लिए। बट एक्चुअल में यहां सेपरेशन ऑफ पावर का तो वायलेशन हो जाता ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यदि ऑर्डर है तो इन्फोर्स कराने की पावर भी उन्हीं के पास होनी चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट किस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट पर। तो हमने यहां पर जुडिशियरी की डिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 142 को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गए। उसके बाद ये दोनों ही चीजें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर में हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी आ जाती है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। बट
आर्टिकल 142 को मिसयूज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार एग्जीक्यूटिव के मामलों में भी हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि आर्टिकल 142 को गलत तरीके से यूज किया जाता है और इससे जुडिशियल एक्टिविज्म जैसी गतिविधियां बढ़ती हैं। तो ऐसे में एक केस आया, बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1998, और इसमें कुछ डिसीजन लिए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताकि 142 का मिसयूज ना किया जाए। तो यहां पर यह बोला गया कि आर्टिकल 142 कभी भी किसी एग्जिस्टिंग लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई पहले से कानून बना हुआ है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए साइबर क्राइम के लिए सजा देनी है, तो कानून में लिखा हुआ है कि 2 ईयर्स की सजा दी जाएगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल को यूज करते हुए इसको ओवरराइड नहीं कर सकता, बट यहां सप्लीमेंट जरूर कर सकता है। मतलब 2 ईयर के साथ साथ अगर वो प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, कोई न्यू प्रकार का क्राइम आ गया तो इसमें जुर्माना भी रख सकते हैं, वो फाइन का प्रोविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां की जा सकती हैं। उसके बाद ये केवल प्रोसीजरल पर्पसेस के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि हर मामले में ही आपने आर्टिकल 142 को यूज कर दिया है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये है आर्टिकल 142 और इसका पूरा डिस्कशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 192। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके एक्चुअल कंटेक्स्ट में आने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें कर लेता हूं। देखिए आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पे अगर बेसिक बातें पढ़ी हैं तो आपको ये पता होगा कि जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को हटाना होता है उसके पोस्ट से या फिर उसको डिस्क्वालीफाई करना होता है, तो ये पावर किस किस के पास होती है। यदि एंटी डिफेक्शन का मैटर है तो ऐसे में ऑनरेबल स्पीकर के द्वारा यहां डिसीजन लिया जाता है या फिर चेयरपर्सन के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ओके, यदि मान लीजिए कोई मामला कोर्ट में है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन होता है यहां पे हमारा इलेक्शन कमीशन गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन शेयर करके किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करा सकता है। अब इसमें यह बात आपको ध्यान देनी है कि इलेक्शन कमीशन के पास खुद में यह पावर नहीं है कि किसी वो एमपी को या फिर एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दे। उन्हें क्या करना होता है, उन्हें रिकमेंडेशन देनी होती है। इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो गवर्नर को रिकमेंडेशन देंगे और इन केस ऑफ एमपी वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देंगे। अब एक्चुअल में ये मैटर आया था झारखंड में। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा गवर्नर को कुछ ओपिनियन शेयर किया गया और यहां पर झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने डिमांड करी कि इलेक्शन कमीशन ने क्या ओपिनियन शेयर किया है गवर्नर के साथ उसको डिस्क्लोज कर दिया जाए। अब यहां आर्टिकल 192 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 192 का क्लोज 2 कहता है, साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि कोई भी कम्युनिकेशन जो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के बीच में होगा उसको हम प्रिविलेज मानेंगे। यहां प्रिविलेज का मतलब है कि उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब सर क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि कब तक डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, जब तक कि गवर्नर के द्वारा फाइनल ऑर्डर पास ना कर दिया जाए, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में उनके द्वारा डिसीजन ना ले लिया जाए, तब तक हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन हो जाएगा। ओके, तो ये औचित्यपूर्ण नहीं रह जाएगा हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो। उसके बाद एक केस है डीडी थाईसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इस केस में देखिए क्या मैटर आया था, तो यहां मैटर आया था मणिपुर असेंबली से और यहां 12 बीजेपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की जा रही थी। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहां कुछ ओपिनियन शेयर किया गया। ओके, अब इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि कोई भी ऐसा मैटर जहां पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा गवर्नर या प्रेसिडेंट को कोई ओपिनियन शेयर किया जा रहा है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये इम्प्रॉपर होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन होगा। सो अभी प्रेजेंट कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के बीच में बातचीत होती है वो गुप्त रखी जाती है। ठीक है, और ये कब तक गुप्त रखी जाएगी, जब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनल डिसीजन ना ले लिया जाए। उसके बाद आरटीआई एक्ट की बात करें। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास एक आरटीआई डाल दो और आरटीआई के अंतर्गत आपको पता ही है कि 30 डेज में आपका रिप्लाई करना जरूरी होता है। तो इलेक्शन कमीशन में रिटन फॉर्म में आप आरटीआई के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ले लो कि आपने क्या जो है शेयर किया है गवर्नर के साथ या फिर प्रेसिडेंट के साथ। तो ऐसे में आरटीआई एक्ट के अंतर्गत भी इस प्रोविजन को एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब इसको छूट प्रदान है
कोई भी कम्युनिकेशन जो इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नर के बीच में होगा उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक कि फाइनल ऑर्डर गवर्नर के द्वारा पास ना कर दिया जाए। नेक्स्ट थिंग, यदि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करें तो ये क्या करता है, ये बात करता है कि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ना आने का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे एमपी या एमएलए होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ सप्लाई ऑफ गुड में लग गए हो, किसी वस्तु की सप्लाई में लग गए हो, या फिर कोई ऐसा वर्क उन्होंने अपने अंतर्गत ले लिया हो, लाइक माइंस रिलेटेड कोई वर्क है वो अपने अंतर्गत ले लिया हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इसको साफ साफ सेक्शन 9A में प्रोहिबिट किया गया है। और एक्चुअल में अभी जो हमने बात की थी झारखंड के चीफ मिनिस्टर की, उन्होंने क्या किया था, एक स्टोन माइन को पूरी तरीके से अपने अंतर्गत ले लिया था, तो ये सेक्शन 9A का भी वायलेशन हो गया। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा गवर्नर को ओपिनियन शेयर किया गया था उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो ये है आपका पूरा आर्टिकल 192। नेक्स्ट इज आर्टिकल 341। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एक ऑर्डर को क्वैश किया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है। और इस ऑर्डर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आने वाली 17 सब कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में डाल दिया था। आर्टिकल 341 इस बारे में क्या कहता है, अब देखिए शेड्यूल्ड कास्ट, एक्चुअल में आपको एक इन्फॉर्मेशन यहां पता होनी चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट को नोटिफाई कौन करता है इंडिया में। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, उसके बाद मैं आपको डिस्क्लोज करता हूं। ठीक है, चलिए। सो आंसर मैं रिवील कर रहा हूं, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और प्रेसिडेंट अपने आप ऐसा नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करते हैं इस बारे में, और उसके बाद ये शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट को प्रिपेयर कर देते हैं। अब आर्टिकल 341 में क्या बोला गया है, देखिए यहां पर जो प्रेसिडेंट के द्वारा लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, इस लिस्ट में फर्दर अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी तो रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को एक बार शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया तो केवल वही कास्ट इसमें रहेंगी, नहीं। इन फ्यूचर आप हो सकता है किसी और कास्ट को भी इसमें इंक्लूड करना चाहें, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये पावर दी गई है सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल देखिए 341 के अंतर्गत लिखा हुआ है, यदि कोई भी अमेंडमेंट आपको करना है शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में तो ये केवल प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही हो सकता है। और इसमें फर्दर यदि आपको अमेंडमेंट करना हो तो ये केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है, वो भी एक लॉ बनाकर। पार्लियामेंट का तो कोई भी काम है तो वो लॉ के थ्रू ही हो सकता है, बिना लॉ के पार्लियामेंट के ऑर्डर से तो कोई काम नहीं हो सकता। सो ऐसे में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी शेड्यूल्ड कास्ट को लिस्ट करने की बात आएगी तो ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके बाद इस लिस्ट में फर्दर अमेंडमेंट करना होता है तो ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम अभी तक के इतिहास की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट को लिस्ट करने के लिए कब ऑर्डर पास किया गया था, तो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा 1950 में एक ऑर्डर पास किया गया था जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950। और जब भी आपको शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट को अपडेट करना होता है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉ बनाकर इसी ऑर्डर में उन लिस्ट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की आर्टिकल 341 के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 348। अब ये क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट में एक जर्नलिस्ट के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को फेस किया जा रहा था। अब जब जर्नलिस्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में अपनी सफाई देनी थी तो ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा रीजनल लैंग्वेज को यूज किया गया, बट हाई कोर्ट ने यहां उस व्यक्ति को रोका और उनसे बोला कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करें, क्योंकि हायर जुडिशरी में केवल इंग्लिश भाषा को ही मान्यता प्रदान की गई है। इसीलिए इंग्लिश का विवाद यहां पर सामने आ गया। इसके अलावा भी आप इंग्लिश को लेकर कई बार विवाद देखते होंगे, इवन आप यूपीएससी एग्जाम में भी इंग्लिश को लेकर विवाद देखते होंगे, हिंदी और इंग्लिश के बीच में क्राइसिस चलते रहते हैं। तो ऐसे ही यहां पर एक विवाद लैंग्वेज को लेकर आ गया। और लैंग्वेज जितना ज्यादा हाईलाइटेड है ना आजकल, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे वो आपके अदर स्टेट में हो, चाहे ऑनरेबल होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आप देखें, उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार की भी बात की है। तो इन सभी चीजों को देखकर आर्टिकल 348 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 348 में एक्चुअल में बोला क्या गया है, देखिए हमारे देश में आप जानते हैं विविधता बहुत ज्यादा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑफिशियल वर्क के लिए किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। तो यहां आर्टिकल 348 में साफ साफ प्रिस्क्राइब किया गया है कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई एक्ट बनाना चाहते हैं या बिल को पास करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश भाषा का ही यूज करना होगा। ये ऑफिशियल यहां पर लैंग्वेज बना दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 348 का क्लोज 1 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड सभी हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी
वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगी। ये आर्टिकल 348 बोल रहा है। उसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि किसी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में भी होना चाहिए, तो इसके लिए पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जा सकता है कि आर्टिकल या फिर कहें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में लैंग्वेज को बदलने की पावर किसमें निहित है। वहां पर ऑप्शन लिखा होगा प्रेसिडेंट या फिर उसमें लिखा होगा पार्लियामेंट, तो आपको ऑप्शन वहां पे पार्लियामेंट मार्क करना है। नेक्स्ट, आर्टिकल 348 का क्लोज 2 गवर्नर को कुछ पावर देता है और यहां पर यह बोला गया है कि यदि गवर्नर चाहते हैं कि अपने स्टेट में हिंदी लैंग्वेज या किसी अदर लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नर प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से, मतलब उनकी कंसेंट लेकर ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब यहां गवर्नर को पूरी तरीके से पावर दी गई है, आप अपने स्टेट में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बस प्रेसिडेंट से एक बार कंसेंट ले लीजिएगा। ये आपका मामला हो गया 342 के क्लोज 2 का। अब इसमें कुछ पक्ष देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी है भारत का, 1963 में इसको पास किया गया था। इसकी सेक्शन 7 भी कुछ लैंग्वेज के बारे में बोलती है और यहां पर यह बोला गया है कि यदि आप चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जहां इंग्लिश के अलावा कोई और रीजनल भाषा का यूज किया जाए या फिर हिंदी भाषा का यूज किया जाए, तो ऐसे में आपको ये लैंग्वेज एक्ट यहां परमिट करता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आप किसी और भाषा को भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी आप कर पाएंगे जब गवर्नर ऑफ स्टेट चाहें और गवर्नर ऑफ स्टेट को ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो वही सारी बातें हैं जो अभी हमने आर्टिकल 348 के अंतर्गत देखी हैं, वही आपके ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में भी लिखी हुई हैं। ओके, तो ये पूरा जो टॉपिक है आपका यहां फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 355। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली वेस्ट बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने वेस्ट बंगाल में आर्टिकल 355 को इन्वॉक करने की मांग की है, क्योंकि अभी रिसेंटली वहां हुआ क्या था, एक बीरभूम नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर थोड़ा सा वायलेंस हो गया था और वायलेंस की कंडीशन में आपको शांति बहाल करने के लिए आर्टिकल 355 को भी यूज कर देना होता है। बट ये इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी मैटर में कभी भी वायलेंस हो तो आर्टिकल 355 को यूज कर देंगे। तो एक्चुअल में मैटर समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो रहा था 1947 के आसपास से, 1946 में एक्चुअल में स्टार्ट किया था, दिसंबर में हमने बनाना। उसके बाद 1947 में आप जानते हैं पार्टीशन हुआ इंडिया का। पार्टीशन के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी और भारत के कई राज्य भारत से स्वतंत्र होने की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में हमें अपनी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना था, हमें बहुत सारे खतरे थे बाह्य तरफ से भी और आंतरिक रूप से भी। तो ऐसी कंडीशन में एक प्रॉपर सेफ्टी बनाने के लिए हमने आर्टिकल 355 को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। 355 आर्टिकल में यह बोला गया है कि कभी भी किसी स्टेट में यदि एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, बाहर से कोई एग्रेशन किया जा रहा है या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यूनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो वहां पर शांति व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करे। और दूसरी बात इस आर्टिकल में यह भी बोली गई है कि कभी भी अगर ऐसा लगता है यूनियन को कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आर्टिकल 355 को यूज करते हुए आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि स्टेट का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही चलाया जाए। नेक्स्ट थिंग, यदि हम इसके इन्वोकेशन की बात करें तो क्या हर मामले में आप इसको यूज कर सकते हैं? अक्सर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता रहा है। मान लीजिए कहीं भी कम्युनल वायलेंस हो गया तो ऐसी कंडीशन में इसको अक्सर यूज कर दिया जाता है, और ये तब ज्यादा होता है जब मान लीजिए कि सेंटर या फिर कहीं यूनियन में किसी और गवर्नमेंट का शासन होता है और स्टेट में किसी ओपोजिशन पार्टी का शासन होता है। तो ऐसे में सेंटर के द्वारा अक्सर 355 को मिस यूज कर लिया जाता है और उस स्टेट गवर्नमेंट पे यहां प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, हम ये जानते हैं पहले से कि जो पब्लिक ऑर्डर है या फिर पुलिस है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। तो ऐसे में अगर हम बात करें किसी भी वायलेंस की कंडीशन में आपको शांति बनानी है तो कौन बेटर पोजीशन में होगा? स्टेट बेटर पोजीशन में होगा, क्योंकि उनके पास पुलिस भी है और पब्लिक ऑर्डर को बनाने की पावर भी दी गई है। उसके बाद ये सब बातें हमने कर ही ली हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ कंडीशंस की, तो कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर स्टेट की लिमिट से बाहर चला जाए वायलेंस, है ना, कम्युनल वायलेंस इतना ज़्यादा हो जाए कि स्टेट पुलिस उसको मेंटेन ही ना कर पाए। तो ऐसे में आपको अपनी आर्म्ड फोर्सेस भी अप्लाई करनी होती है। वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए आप उस समय पे आर्टिकल 355 को यूज कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर कंडीशन है। ठीक है, जब स्टेट मशीनरी फेल हो रही है तो ऐसे में तो आप 355 को यूज कर ही सकते हैं। और एक्चुअल में 355 को यूज करने का मतलब ये होता है, ये एक आधार भी
बनाता है स्टेट इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट का शासन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है या फिर वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है, तो इन सारी चीजों को आर्टिकल 355 के अंतर्गत आप लेकर आएंगे और 355 के बेसिस पर आप स्टेट इमरजेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं जिस टर्म का यूज कर रहा हूं स्टेट इमरजेंसी, ये कौन से आर्टिकल में है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो भी पिछले 1-1.5 साल में काफी न्यूज में रहे हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 1-2 बार लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, ये सारे आपको एक स्टोरी के फॉर्म में याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं पॉलिटी के दूसरे लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।